एक बार बहुत बहुत स्वागत। और हम अब अनुरोध करते हैं अपने कुलगुरु प्रोफेसर श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी जी से कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ में इस वेबिनार का शुभारंभ करें। माननीय कुलपति महोदय। धन्यवाद संध्या जी। लैंगिक संदर्भ, शिक्षालय और समाज से संबंधित इस वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं प्रोफेसर सीमा धवन जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, डॉक्टर उषा शारदा जी, यहाँ हमारे साथ बैठे हुए प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह जी, प्रोफेसर भूमनाथ जी, डॉक्टर मनीषा शर्मा, प्रिय गौतम, गौरव, इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे विभिन्न संस्थानों के सम्मानित शिक्षक बंधु, अन्य सभी शोध और अध्ययन में रुचि रखने वाले उत्साहीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत गंभीर विषय पर वेबिनार का आयोजन हो रहा है और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा सुख और संतोष है कि इसमें प्रोफेसर सीमा धवन जी जैसी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी जैसे और डॉक्टर उषा शर्मा जैसे वक्ता हैं। आप सब जानते हैं कि जब भी जेंडर शब्द का उल्लेख होता है कहीं भी, तो ध्यान हमारा किधर जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी यह शब्द आता है तो लगता है कि जो समाज का बेहतर अर्धांश है उसी का चिंतन किया जा रहा है। वस्तुतः लिंग का संबंध है, जो जेंडर है, लैंगिक संदर्भ को संपूर्णता में लेते हुए है और इसका विन्यास पूर्णतः सामाजिक है। दो शब्द बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं और वस्तुतः यह पश्चिमी साहित्य से आए, पश्चिमी चिंतन से आए और पश्चिमी व्यवस्था से आए। जेंडर और सेक्स, इस पर समाजशास्त्री लोग भी विचार करते हैं। आप लोग भी इस पर अपना विचार किए होंगे और अभी आप बताएंगे भी कि इसका व्यापक संदर्भ क्या है। जब हम सेक्स का संदर्भ लेते हैं तो सीधे सीधे नर मादा संदर्भ होता है इसका, और यह पूरे प्राणी मात्र के लिए है। जब हम सेक्स का प्रयोग करते हैं, जो जीव जगत है, प्राणी जगत है, सब में यह अंतराल होता है, नर कौन है, नारी कौन है और दोनों के दायित्व क्या हैं और इनके बीच संबंध का कारण क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। आमतौर पर जो सेक्स शब्द है यौनिक शब्द है, यौनिक संबंधों से, यौन संबंधों से सृजित है या उसी को परिभाषित करता है। इसमें माना जाता है कि आकर्षण और विकर्षण ये दो प्रमुख बिंब होते हैं, जिसके चलते हम दैहिक धरातल पर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं, अथवा कोई ऐसा प्रतिकूल कंपन हुआ तो हमारे अंदर विकर्षण भी पैदा होता है। लेकिन इसका सीधा संबंध मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति से होता है, प्रवृत्ति से होता है। जब इसको और उच्चतर फलक पर ले चलते हैं तो इसे फिर जेंडर के रूप में व्याख्यायित करते हैं। जेंडर का संबंध जो समाज में, परिवार में आने वाली नई पीढ़ी है, जो सूत्रधार हैं व्यवस्था को ले चलने वाले, समाज को ले चलने वाले, लेकिन जब भी हम जेंडर का प्रयोग करते हैं तो यह मनुष्य के संदर्भ में ही होता है, नर नारी संबंधों को लेकर ही होता है। और समाज में जब देखते हैं तो क्या हमारा व्यवहार है बच्चे के प्रति और बच्ची के प्रति, पुरुष के प्रति और महिला के प्रति, कार्य करने वाले स्थल पर पुरुषों के प्रति और महिला कर्मचारियों के प्रति, तब जेंडर इश्यू उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जेंडर शब्द है, लैंगिक व्यवस्था है, यह समाजकृत है। इसकी रचना और व्यवस्था समाज ने किया है, क्योंकि उच्चता और निम्नता, सम्मान और अपमान, इस सब का सृजन समाज में ही होता है। इसलिए इसके पीछे मूल सामाजिक कारण होता है। तो हम लैंगिक व्यवस्था को समाज के संदर्भ में देखते हैं तो एक सामाजिक व्यवस्था हो गई जिसे जेंडर कहते हैं, और जब सेक्स पर आते हैं तो कहते हैं कि शुद्ध प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति ने ही नर और मादा का सृजन किया है और उसके जो कार्य हैं, आचरण हैं, व्यवहार हैं, वो प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं और इसके प्रशिक्षक भी प्रकृति से ही आते हैं। इसके लिए कहीं विशेष यत्न की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह नैसर्गिक होता है। लेकिन जब लैंगिक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है
तो कुछ बातें साफ साफ आती हैं। क्या परिवार में पुत्र और पुत्री के साथ समान व्यवहार है? क्या समाज में नर नारी के साथ समान व्यवहार है? जो सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ इनको देखने का नज़रिया क्या है? जो सांस्कृतिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है अथवा राजनीतिक प्रतिष्ठान है, वहाँ किस रूप में देखा जाता है? वस्तुतः यह देखने का भाव तब उत्पन्न होता है जब लैंगिक प्रश्न अस्मिता के प्रश्न से जुड़ जाता है। हम लैंगिक मूल्यों पर, लैंगिक मान्यताओं पर और लैंगिक समानताओं के साथ संवेदनाओं पर तब विचार करते हैं जब हमें लगता है कि समाज में और व्यवस्था में जो बेहतर अर्धांश है समाज का, जिसे हम नारी समाज कहते हैं, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसके लिए स्थान होना चाहिए और उसका सम्यक सम्मान होना चाहिए। तीनों पर जब विचार करते हैं तो यह लैंगिक प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या उसे यथेष्ट सम्मान मिलता है? क्या उसकी पहचान पर्याप्त है? क्या उसे कार्य करने की उसी तरह असीमित संभावनाएं प्राप्त हैं, अवसर प्राप्त हैं जैसा पुरुष वर्ग या पुरुष समाज को प्राप्त है? यह देखने के लिए हम कभी विद्यालय की ओर देखते हैं और कभी संपूर्ण समाज की ओर देखते हैं। आज की जो दुनिया है इसमें किसी भी परिवार में बेटा और बेटी में शायद ही भेद किया जाता है। अब यह माने जाना लगा है, सर्व स्वीकार्य है कि दोनों एक समान हैं, दोनों की उत्पत्ति पर एक समान उत्सव मनाया जाता है। इसलिए परिवार के धरातल पर जो भेद होता था अब यह न्यूनतम स्तर पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब परिवार में ऐसा होता है कि लड़का है बाहर जा सकता है, इसको पढ़ने के लिए अच्छे संस्थान मिलेंगे, यह लड़की है इसे सिलाई पढ़ाई रसोई के ज़्यादा करीब होना चाहिए, तो बच्ची के मन में कहीं आता होगा कि हम आए तो साथ ही हैं, हम दोनों ईश्वर की रचना है, फिर यह विभेद क्यों है? तो उसके कुछ प्रश्न होते हैं माता पिता से कि आखिर हमारे प्रति ऐसा क्यों है। कभी कभी विज्ञापन में मैंने देखा है, शायद आप लोगों ने भी विचार किया हो, मुझे ध्यान है कि एक विज्ञापन बहुधा दूरदर्शन पर आता था कि भ्रूण में विकसित हो रही बिटिया पिता से आग्रह करती है कि पिताजी मुझे आने दीजिए, मैं भी आप ही की संतान हूँ। यह कितना कारुणिक वक्तव्य है। क्या भ्रूण में सुरक्षित रहने का अधिकार कन्याओं को नहीं है, जिसे हम देवी कहते हैं? हमारी भारतीय परंपरा में यह समस्या हिंदुस्तान की कम है, पश्चिमी जगत की ज़्यादा है, क्योंकि वहीं इसको लेकर के आंदोलन हुए। हमारे देश में आंदोलन की स्थिति नहीं आई, कारण हमने परंपरा से ही बहुत ज़्यादा सम्मान किया है नारियों का। हमारे यहाँ जब कन्या रत्न कहा जाता है, बालक रत्न नहीं कहा जाता। जब कन्या पैदा होती है तो कहा जाता है लक्ष्मी का आगमन हुआ, सरस्वती का आगमन हुआ, भवानी का आगमन हुआ। इतने उच्च स्थान पर रखा जाता है हमारे यहाँ कन्या रत्न को। लेकिन एक समय के साथ इस मानक में कुछ परिवर्तन हुए। मुझे खुशी है कि आज के दौर में अब पुनः पहले की स्थिति आ गई है, लड़कियों के पढ़ने लिखने और विकसित होने के उसी तरह अवसर मिल रहे हैं जैसा बच्चों के। इसकी शुरुआत परिवार के बाद विद्यालय में होती है, जहाँ समानता की शिक्षा दी जाती है। यह वह स्थान है जो विभेद को स्वीकार नहीं करता। एक समान स्थान पर हर प्रकार के लोग बैठते हैं, हर प्रकार के बच्चे बैठते हैं। विद्यालय में जाति वर्ग वर्ण लिंग के लिए कोई स्थान नहीं होता, सब विद्यार्थी होते और शिक्षक के लिए एक समान प्रिय होते हैं। वहाँ यह देखा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा किस प्रकार की है, इस प्रतिभा का परिमार्जन किस तरह किया जाए कि यह परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। इसलिए वह शिक्षालय श्रेयस्कर माना जाता है जहाँ विभेदहीनता हो, किसी प्रकार का विभेद न हो, जहाँ बच्चों में अहंकार शून्यता की शिक्षा दी जाती है, जहाँ बच्चों में स्वाभिमान तो जगाया जाता है लेकिन अहंकार नहीं सिखाया जाता, जहाँ बच्चों में सामाजिक मर्यादाओं की सीख दी जाती है, मानव मूल्यों की सीख दी जाती है और राष्ट्रभक्ति की सीख दी जाती है। मनुष्य होने के नाते हमारे दायित्व क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, यह बताया जाता है। यह विद्यालय का धर्म होता है।
विद्यालय ही विभेद को मिटाता है और विद्यालय ही हमें यह बताता है कि हमारे अंदर क्षमता कैसी है। हमारी क्षमता का बोध कराना और सामर्थ्य को विकसित करना यह शिक्षालय का कार्य होता है। जब शिक्षालय में लड़का और लड़की के लिए एक जैसी व्यवस्था होती है, एक जैसी दृष्टि होती है, जिसे समदृष्टि कहते हैं, तो समाज मजबूत होता है। कन्याओं की शिक्षा पर इसलिए भी विशेष ध्यान दिया जाता है, देना चाहिए कि जब पुरुष पढ़ता है तो उसकी शिक्षा सिर्फ उसके लिए होती है, लेकिन जब एक कन्या को शिक्षित करते हैं तो एक संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है और एक पीढ़ी शिक्षित होती है, क्योंकि संस्कार का प्रवाह, विस्तार और व्यवस्था लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है और यह विद्यालय का दायित्व होता है। सबसे बड़ा दायित्व तो समाज का है कि वह अपनी दृष्टि सम रखे। हम बेहतर अर्धांश कहते हैं तो उसी प्रकार उनका सम्मान भी करें। जिस समाज में नारियों का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में नारियों के लिए प्रतिष्ठा परक स्थान नहीं होता, वह समाज क्षरण की ओर बढ़ता है। इसलिए समाज को गति पकड़ने के लिए, व्यवस्थित रहने के लिए और हमेशा समादृत रहने के लिए आवश्यक है कि नारियों का सम्मान करें। हम उस देश के हैं जहाँ की मान्यता है, मनुस्मृति में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ नारियों की अभ्यर्थना होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं, और जहाँ उनकी अभ्यर्थना नहीं होती वहाँ पुरुष के परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि नारियों के सम्मान में कहीं कोई कमी न हो, उन्हें उचित स्थान मिले सामाजिक फलक पर, आर्थिक दुनिया में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, सेवा क्षेत्र में और सत्ता प्रतिष्ठान में। क्योंकि जब तक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की उचित भागीदारी नहीं होगी, तब तक सम्मान की जितनी अधिकारी वह हैं उन्हें नहीं मिल सके। परिवार के निर्णय प्रक्रिया में उनका स्थान हो गया है, समाज में अब उनका स्थान है। अब ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उन्होंने ऊंची छलांग लगाई है। राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़े, इसकी भी भारत सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है। दुनिया के स्तर पर अभी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ लेख आंदोलन में तो है, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिष्ठान में भागीदारी की स्थिति भारत में है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। यह व्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मंच पर इनका स्थान सुनिश्चित है, सम्मान बढ़ेगा और इनकी पहचान को सब जगह स्वीकार किया जाएगा, तभी भूतल से लेकर अंतरिक्ष तक यह अपनी मेधा का परिचय देंगी और इनकी प्रज्ञा शक्ति से पूरा समाज लाभान्वित होगा। यह हम सभी का दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में जो संविधान ने इनको अधिकार दे रखे हैं, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से जो इनके सम्मान के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, और इनके साथ कहीं अगर अति होती है तो उस पर विराम के लिए कोशिश की जा रही है, वह सफलता के मुकाम तक पहुंचेगा। जो घरेलू हिंसा है, जो यौन उत्पीड़न है, उस पर रोक लगेगी और यह तभी संभव होगा जब बुद्धिजीवी वर्ग इस दिशा में आगे आएगा और अपने दायित्वों का निर्वाह तो करता ही करता है, इस दिशा में विशेष रुचि लेगा, क्योंकि विचार जब धरातल पर उतरते हैं तो यह धरा पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप जैसे लोगों के वक्तव्य से प्रोफेसर सीमा जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, डॉक्टर उषा जी, यह कार्यक्रम बहुत सफल होगा। विशेष धन्यवाद आज के लिए प्रोफेसर संध्या गिहार को, और अभी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं प्रोफेसर राकेश जी, उनको, कि आप सब इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों के प्रतिभागी लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं, और सबके विचार निश्चित रूप से उपादेय सिद्ध होंगे, और यह विषय निश्चित रूप से जो लक्ष्य लेकर चल रहा है
उसमें आप सभी को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।